मेरी हमेशा यही उम्मीद होती है और यही दुआ होती है आपके लिए कि आप हमेशा अच्छे रहो, हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो और मस्त रहो। तो अपनी पढ़ाई को और भी हेल्दी, बहुत ही स्वस्थ बनाने के लिए, अपने नीट 2024 के सपने को पूरा करने के लिए आप एक कदम और आगे आज बढ़ोगे अपना चैप्टर एवोल्यूशन। अपने चैप्टर एवोल्यूशन में आपने 3 क्लासेस कर ली हैं। बेसिक्स से बेसिक्स बातें आप जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं वो प्लस जो भी कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, जिस सीक्वेंस में आपको ये चैप्टर समझना है वो हम एक-एक करके समझते जा रहे हैं। और हमारा जो कारवां है आज का वो पहुंच चुका है कंसेप्ट जो एवोल्यूशन का है, उसमें आज हम पहुंचेंगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म पर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जहां डार्विन ने कई सारे फिटनेस के पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, फिटनेस को हेरिडिटी से भी रिलेट किया है, डार्विनियन थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को रिलेट करते हैं डार्विन की थ्योरी में, और हम रिलेट करते हैं इसको लेमार्क से, या फिर हम रिलेट करते हैं इसे ह्यूगो डी व्रीज का नाम आपने सुना होगा, इनकी म्यूटेशन थ्योरी का नाम सुना होगा, उसके बारे में आज बात होगी। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन मतलब किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ होगा, साइंटिस्ट ने क्या अपने व्यूज दिए हैं, लोगों ने अपनी किन थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है इनके थ्रू, वो बातें हम यहां करेंगे विद हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि सुनने में और समझने में लोगों को ज्यादातर बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल लोगों को लगता है बड़ा ही टफ है, लेकिन बहुत ही आसान है ये। आप बस बिल्कुल एक-एक बात को ध्यान से सुनते जाना, आपके इस टफ टॉपिक को इजीएस्ट बना दूंगा, आपके इस टफेस्ट पार्ट को इजीएस्ट बना दूंगा। आप जुड़े रहो, मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आपके टीचर आपको सारी वो चीजें देंगे जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। पिछली क्लास में हमने एडेप्टिव रेडिएशन के कांसेप्ट का बिल्कुल धुआं तार किया था। उस एडेप्टिव रेडिएशन की एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं, उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइनों में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की बातें क्या कहती हैं। एनसीईआरटी कहती है ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड्स। मैंने आपको पहले भी बताया था डार्विन की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 1831 से स्टार्ट हुई थी। 1831 में डार्विन स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी को एचएमएस बीगल नाम के शिप से, और उससे वो पूरे वर्ल्ड वाइड कई सारे रीजन में, कई सारे आइलैंड्स में, कई सारे कोस्टल एरियाज में इन्होंने विजिट करी थी और कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी का अध्ययन किया था, स्टडी करी थी। लेकिन जब 1835 में ही अराइव्ड इन गैलापागोस आइलैंड, जब वहां गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचे, वहां इन्हें अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग वैरायटीज के बारे में पता चला। इन्हें जानकारी हुई कि भाई ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे, ये ऑर्गेनिजम्स में कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरी लिंक है, कहीं ना कहीं फिटनेस से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं नेचुरल सिलेक्शन की कहानी है। तो वही डार्विन की कहानी यहाँ पे दी गई है कि डार्विन जब पहुंचे गैलापागोस आइलैंड पे, देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग क्रीचर्स, अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस। यानी ऐसी छोटी छोटी ब्लैक कलर की बर्ड्स इन्होंने देखी जिन्होंने सच में डार्विन को अचंभित कर दिया। अमेज्ड हिम, डार्विन सोचने पर मजबूर हो गए। जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बिलीव करते थे, नेचर तो बस वो इंटरेस्ट से, अपने खुद के इंटरेस्ट से वो नेचर की स्टडी कर रहे थे। तो जब उन्हें इस अमेजिंग डाइवर्सिटी के बारे में रियलाइज हुआ, उसके बाद कह रहे हैं ही रियलाइज्ड दैट देयर वर मेनी वैरायटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। एक ही एरिया में कई सारी वैरायटी की बर्ड्स हैं, कई सारी वैरायटीज की वहां बर्ड पाई जाती हैं जो सेम खानदान, सेम ग्रुप से बिलोंग करती होंगी। इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स कॉमन है और इन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया इस जगह पर। ऑल दीज वैरायटीज ही कंजंक्चर्ड एवॉल्व, मतलब इन्होंने हाइपोथेसाइज किया, इन्होंने सोचा, अपनी परिकल्पना के आधार पर इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा ये सारी वैरायटी इसी आइलैंड में एवॉल्व हुई होंगी, इसी एरिया में एवॉल्व हुई होंगी। आई कहीं और से थी, लेकिन जब यहाँ आई तो यहाँ का माहौल इन्हें अलग मिला होगा, इसी माहौल में इन्होंने अपने आप को एवॉल्व किया होगा। तो फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस, कह रहे हैं ओरिजिनल जो बर्ड थी उसमें सीड ईटिंग फीचर्स वाली जो थी, उनमें कह रहे मेनी अदर फॉर्म्स विद अल्टर्ड बीक्स अरोज। उन्हीं में कई सारे ऐसे फॉर्म्स भी अराइज हुए जिनके अल्टर्ड बीक्स थे, उनके बीक्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिली। कोई, मैंने आपको बताया था, कोई कैक्टस फीडिंग है, कोई इंसेक्टिवोर है, कोई फ्रूगीवोर, फ्रूट ईटर है, कोई ओरिजिनल सीड ईटिंग फॉर्म है, कह रहे उसी से कह रहे ओरिजिनेट हुई, एनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोर्स एंड मेनी वेजिटेरियन फिंचेस। कोई इंसेक्टिवोर और कोई वेजिटेरियन फिंचेस बन गई। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, अब कह रहा है अगली लाइन में आपको कहता है डेफिनेशन ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी और हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स के एक कॉमन पॉइंट से एवॉल्व होकर के नए कंडीशंस में, नए ज्योग्राफिकल रीजन में जाकर के एवॉल्व हो गए थे। डार्विन्स फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेनन। डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है जो यहां से प्रूव होता है। अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। दूसरे एग्जांपल्स में आपको ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स मिल जाते हैं जिनमें पाउच्ड मैमल्स कहते हैं। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर एवॉल्व्ड फ्रॉम एन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से एवॉल्व हुए थे बट विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स में ये एवॉल्व हुए थे। व्हेन मोर देन वन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आप इसको याद रखोगे, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड टू हैव अकर्ड इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में, अलग अलग एरियाज में नए वेरिएंट्स जो एवॉल्व हुए होंगे, एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हुई होगी, तो उनमें से जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग रीजन्स में पाए जाने के बावजूद भी सिमिलर कैरेक्टर्स या सिमिलर ट्रेट शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। इस एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहते हैं उसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये कहानी आपको याद रखनी है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का ये पॉइंट और दूसरा एडेप्टिव रेडिएशन का ये, और ये दोनों एग्जांपल्स आप जरूर याद रखोगे एडेप्टिव रेडिएशन में। एक तो आपकी डार्विन फिंचेस जो एक एग्जांपल, और दूसरा एनसीईआरटी का एग्जांपल जहां पे हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो ये दो एग्जांपल्स बेस्ट एग्जांपल्स में आ जाएंगे, बेस्ट एग्जांपल में आ जाएंगे, और ये दोनों के दोनों एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल में करेक्टली मैच करने वाले कॉलम में क्वेश्चन आ जाए या एग्जांपल वाले क्वेश्चन आ जाए, आप उन्हें बड़े आराम से आंसर कर सकते हो। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगला पार्ट हमारा जो है, जो डिस्कशन के योग्य है, जिसे हमें समझना होगा, वो होगा मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। जो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन हम इसके बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में हम मेनली इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई थी, वो पेरिन-हार्डिन थ्योरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एविडेंसेस की बात करी कि ऑर्गेनिज्म से एवॉल्व हुए थे। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, और इसमें हम मेनली बात करते हैं थियरीज ऑफ एवोल्यूशन की। थियरीज जो कि एक्सप्लेन करती हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को। किसको एक्सप्लेन करती हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को। तो अभी हम जो बात करेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, वो थियरीज यहाँ पे, थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कह रहे इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन की थियरीज के बारे में बात होगी। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे मॉडिफाई होकर के बनाया होगा, इसकी कहानियां, इस हिस्ट्री के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, जो मेजर लैंडमार्क था बच्चों, वो था लेमार्क द्वारा दिया गया था, दैट वाज लेमार्किज्म। तो सबसे पहली थियरी थी लेमार्क की इज्म, जिसे लेमार्किज्म कहते हैं। इसे थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहते हैं। इसे कहते हैं थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बात करेंगे सबसे पहले लेमार्किज्म से, जो थियरी बाद में एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कार्ड कर दी गई थी। दूसरा नाम आता है मिस्टर डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो डार्विन की थियरी का नाम है डार्विनिज्म। उसके बाद हम म्यूटेशन थियरी पढ़ेंगे। ह्यूगो डी व्रीज ने क्या कहानी बताई थी, उस म्यूटेशन थियरी के बारे में बात करेंगे। डी व्रीज की थियरी के बारे में बात करेंगे, तो म्यूटेशन थियरी, डी व्रीज थियरी, और फाइनली उसके बाद हम हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पे हमारे आएगा हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल।
हार्डी और वीनबर्ग का प्रिंसिपल, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लैमार्किज्म से शुरू करके हम डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी और हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ये 4 मेन पार्ट्स हैं जो कि हमें मैकेनिज्म में पढ़ने हैं। बाकी एनसीईआरटी की लाइनों को तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मिस्टर लैमार्क, लैमार्किज्म से, जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ये थे जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। और ये जो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क थे, इन्होंने लैमार्किज्म थियरी दी थी। इनकी थियरी जिसका नाम है लैमार्किज्म, इनकी थियरी जिसका नाम है लैमार्किज्म। ये लैमार्किज्म जो है बेटा जी, इसे हम कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको, थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने बताया थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इन्हीं की थियरी को, जिसे हम थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स कहते हैं, इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं। इसका दूसरा नाम है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात होती है। अब आपको ये कहानी समझनी है कि क्या होते हैं ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात होगी। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने ये कहानी हमें सुनाई थी। तो ये जो एक नेचुरलिस्ट, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, इस कहानी में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एवोल्यूशन हमारे अकॉर्डिंग ऐसा हुआ था। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये एक फिलोसोफर थे। अपने फिलोसॉफिकल थॉट्स के थ्रू, इन्होंने इमेजिनेशन के थ्रू, इन्होंने कोरिलेशन के थ्रू क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को कोरिलेट किया था। इन्होंने देखा कि जो फाइलम वाइज, अगर आप टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हो तो लोअर फाइला के ऑर्गेनिज्म थोड़ा छोटे साइज के, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ऑर्गेनिज्म में साइज बड़ा होता जाता है। इन्होंने उस ऑब्जर्वेशन को पूरा ध्यान से जब ऑब्जर्व किया, उन चीजों को जब ध्यान से ऑब्जर्व करी, तो उससे ये इन कंक्लूजन पे पहुंचे। और एक बुक इन्होंने पब्लिश कराई थी, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। उस बुक को जिसको इन्होंने पब्लिश करा था, उसी में अपने सारे कंसेप्ट को लिखा था। उस बुक का नाम था फिलोसॉफी जूलॉजिक नाम था इनकी किताब का। फिलोसॉफिकल थॉट्स को इन्होंने जूलॉजी की बुक में लिख डाला। और वो टाइम था, जिस टाइम पे इन्होंने लिखा था इस बुक को, वो समय था 1809, सन 1809, जब महान वैज्ञानिक, महान विचारक, महान बायोलॉजिस्ट कह लो, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म हुआ था। मतलब दिस वाज द ईयर व्हेन द बुक वाज पब्लिश्ड बाय द लैमार्क, द सेम ईयर डार्विन वाज बोर्न। एक मेजर साइंटिस्ट, मेजर हिस्टोरियन वाज बोर्न इन 1809 व्हेन द बुक वाज पब्लिश्ड। मतलब जब लैमार्क ने इस किताब को पब्लिश कराया था, उस समय डार्विन का जन्म हुआ था, उसी सेम ईयर में। सोचो क्या कोरिलेशन, क्या कोएक्सीडेंट हुआ होगा जब ये दोनों कहानियां हुई होंगी। इधर से लैमार्क ने अपनी किताब पब्लिश कराई और इधर एक नन्ना मुन्ना बच्चा डार्विन, इसका जन्म हुआ। तो ये जो ईयर था, ये बड़ा ऐतिहासिक ईयर बन गया इसी वजह से। अब हम इसको एक ऐतिहासिक ईयर मानते हैं, जो कि लैमार्क ने अपनी बुक के पब्लिश भी कराया और उसी साल डार्विन का जन्म भी हुआ। डार्विन की थियरी आई, उससे पहले लैमार्क ने क्या बातें बताई थी, उसके की पॉइंट्स क्या है लैमार्किज्म के, जरा ध्यान से सुनेंगे। की पॉइंट जो लैमार्क की थियरी के है वो क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट जो यहां पे बताया था, इन्होंने बताया था इन्फ्लुएंस ऑफ, ऐसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इंटरनल वाइटल फोर्स। जो सबसे पहला पार्ट था, दैट वाज इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि देयर इज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है। और तीसरा केस जो होता है वो होता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। क्या होता है बेटा जी, वो होता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का यूज और डिसयूज का खेला। और चौथे नंबर पे आता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या आता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कौन सा कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात आती है। तो अब देखिए जरा इन 4 पॉइंट को हम विस्तार से समझते हैं। क्या कहा इन्होंने, लैमार्क ने देखा कि छोटे ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म बड़े हुए हैं। इसी कहानी को इन्होंने अप्लाई करना शुरू किया अपने कंसेप्ट पे। इन्होंने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अंदर से चाह होती है, अंदर से इच्छा होती है कि वो बढ़े। एक फोर्स होता है, एक आग होती है जो अंदर जल रही होती है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक आग जल रही होती है जो उसे लगातार मोटिवेट करती है, उसे लगातार प्रमोट करती है, उसे लगातार इन्फ्लुएंस करती है कि बढ़ो आगे बढ़ते रहो, तब तक बढ़ते रहो जब तक तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते। अपने सेल के साइज को इंप्रूव करो, अपने सेल के साइज को इंक्रीज करो, बढ़ते जाओ बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं है। कह रहे ये था इंटरनल वाइटल फोर्स, एक सेल्फ मोटिवेटिंग फोर्स हर ऑर्गेनिज्म में होता है। ऐसा इन्होंने इमेजिन किया कि शायद इसी इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से हर ऑर्गेनिज्म अपनी प्रेजेंट स्थिति से, अपनी करंट स्थिति से अगली स्थिति में बेटर कंडीशन में जाने की कोशिश करता रहता है। तो वो है इंटरनल वाइटल फोर्स। आंतरिक, कह रहे अंदर से ही मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन चलता रहता है हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। ये फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने आप को हमेशा एक लेवल से अगले लेवल पर इंप्रूव करने की, अपना साइज बढ़ाने की, टेंडेंसी टू ग्रो कह सकते हो इसको। एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द टेंडेंसी टू ग्रो इट्स बॉडी साइज, इट्स स्ट्रक्चर। और ये नेचुरल ड्राइविंग फोर्स बॉडी के अंदर ही होता है। हर मर्द उसे लेकर पैदा होता है, हर ऑर्गेनिज्म उसे लेकर के पैदा होता है। जो इंटरनल फोर्स उसके अंदर है, हर ऑर्गेनिज्म उसे लेकर के पैदा होता है ताकि वो ग्रो कर सके। कह रहे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कहता है एक तो अंदर जल रही है आग और दूसरा होता है एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस जो आग में घी का काम करता है। कह रहे जब ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करने की टेंडेंसी हो, ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो नीट क्वालीफाई करे, ऑर्गेनिज्म चाहता है मैं सीखूं, ऑर्गेनिज्म चाहता है मैं पढूं, और उसको माहौल देता है उसके आसपास का एनवायरमेंट। उसे ग्रो करना है कि उसे डूब जाना है दरिया के अंदर, उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उसे दोस्ती यारी में खो जाना है, डिस्ट्रैक्शन में खो जाना है, उसको डिसाइड करता है एनवायरमेंट। मैंने कह रहा है लैमार्क कह रहा है एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस हर ऑर्गेनिज्म के जीवन पर पड़ता है। जो ऑर्गेनिज्म जैसे एनवायरमेंट में रहता है वैसे ही अपने आप को ढाल लेता है। अडेप्टेबिलिटी से रिलेट किया, एनवायरमेंट से रिलेट किया, कहा एनवायरमेंट जैसा होगा, कह रहे जहां गर्मी पड़ेगी, जहां धूप पड़ेगी, वहां के लोगों की स्किन डार्क हो जाएगी। पानी में रहने के लिए पैडल्स बन जाएंगे, पैर थे लेकिन पानी में रहने के लिए पैडल्स बन जाते हैं। स्विमिंग करने के लिए फ्लिपर्स बन जाते हैं। जैसा एनवायरमेंट उसी का इन्फ्लुएंस। ये लैमार्क का ऑब्जर्वेशन देखो, अगर आप सोचो तो कितना तगड़ा रहा होगा उस टाइम पे। मैं तुम्हें को बताता कि ये कितना तगड़ा रहा होगा कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने हर ऑर्गेनिज्म बढ़ना चाहता है और उसे इन्फ्लुएंस करता है एनवायरमेंट। और उसके बाद कह रहे एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस से ही वो अपने कुछ ऑर्गन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसकी नई नीड्स, कह रहे उसे नई आवश्यकताएं पड़ती हैं। न्यू एनवायरमेंट जनरेट्स न्यू नीड्स, नई आवश्यकताओं का जन्म होता है। और जब नई आवश्यकताएं जन्म लेती हैं तो उन्हीं डिजायर्स कहते हैं, इसी फेनोमेनन को कहते हैं फेनोमेनन ऑफ डिजायर्स। इसे कहते हैं फेनोमेनन ऑफ डिजायर्स। अपेप्टेंसी, साइंटिफिक वर्ड है अपेप्टेंसी।
तो एनसीईआरटी ने नहीं दिया, इसलिए बात नहीं करना, बस समझेंगे। न्यू नीड्स, नई डिजायर्स, नई आकांक्षाएं, नई महत्वाकांक्षाएं बनना शुरू हो जाती हैं और इसी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को नए एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए या तो किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज करना पड़ता है, एक्सेसिव यूज करना पड़ता है। जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज होता है वो ज्यादा बेटर डेवलप्ड हो जाते हैं, ज्यादा बेटर डेवलप्ड हो जाते हैं, मसल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो आप एक्सरसाइज जब करते हो तो आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, ऐसा डार्विन, ऐसा लेमार्क का कहना था। यस, इफ यू विल यूज योर ऑर्गन प्रॉपर्ली, इफ यू विल यूज योर ब्रेन प्रॉपर्ली, इफ यू विल यूज रेगुलरली द ब्रेन, इफ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस पजल्स एवरी डे, देन योर ब्रेन विल बी शार्पर, स्ट्रॉन्गर एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल। इंटेलिजेंट बन जाओगे बबुआ, तो कह रहा है ये ब्रेन का इस्तेमाल करवा तो दिमागवा तो हो जाए एकदम बढ़िया। अब जब नहीं करवा, इफ यू विल डिसयूज, कह रहे हैं या तो करोगे या तो नहीं करोगे। जब नहीं करोगे तो वो ऑर्गन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, रिड्यूस होकर के धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा साइज में, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, वेस्टिजियल बन जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लेमार्क अंकल कह रहे हैं। तो कहा इन्होंने या तो यूज होएगा या तो डिसयूज होएगा। डिसयूज होएगा तो वो ऑर्गन रिड्यूस कर जाएगा और यूज होगा तो वो ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा और अल्टीमेटली कह रहे न्यू कैरेक्टर डेवलप होगा और उस न्यू कैरेक्टर का नाम होगा एक्वायर्ड कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर जो एक्वायर्ड होता है वो बर्थ के बाद ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है ड्यू टू एक्सपोजर टू द न्यू एनवायरनमेंट। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है, acquired character, any trait which is developed, any character which is developed due to exposure, develop after birth due to exposure to the new environment। तो नए एनवायरमेंट में जाओगे तो नए लक्षण डेवलप हो जाएंगे। और कह रहे हैं अब फंसे लेमार्क भाई साहब, लेमार्क अंकल फंस गए। लेमार्क अंकल ने कहा कि जो कुछ भी आप एक्वायर करोगे, जो कुछ भी एक्वायर करोगे वो सब इनहेरिट होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। मतलब जितने लक्षण हम एक्वायर्ड करें, आप सोच के देखो, लेमार्क की कहानी में यही ट्विस्ट आ गया। लेमार्क ने जो कहा कि ऑल एक्वायर्ड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कह रहे बच्चों में पेरेंट्स से ये सारे लक्षण जाते हैं जो भी हम एक्वायर करते हैं। इसका मतलब अगर हम बॉडी बिल्डर हैं तो हमारे बच्चे भी बॉडी बिल्डर होंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। अगर डॉक्टर होगा तो डॉक्टर का बच्चा भी डॉक्टर श्योरली बनेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं उसके पास, ऐसा ये कह रहे हैं। अगर कोई सितार वादक है तो वो सितार वादन उसके नेक्स्ट जनरेशन में हर बच्चे में जाएगा, जितने बच्चों के सब सितार ही बजाएंगे। ऐसा क्या जरूरी है, क्या मैंडेटरी है? ये तो डिपेंड करता है ना कि कितना हमने उसे एक्वायर किया। वो जेनेटिक कैरेक्टर नहीं बन जाएगा ना, वो जेनेटिक कैरेक्टर नहीं बन जाएगा। बॉडी बिल्डर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो जेनेटिक्स में जीन में आके वो सारी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। लेमार्क यही फंसे थे इस फोर्थ पॉइंट पे। इन्होंने कहा कि ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर हेरिटेबल, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इस थियरी में आप देखोगे लेमार्क की थियरी 4 पॉइंट्स से एक्सप्लेन होती है, लेकिन लेमार्क ने इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी कोट किए थे। एग्जांपल्स जो लेमार्क ने दिए थे, लेमार्किज्म में जो एग्जांपल्स दिए थे, लेमार्क की थियरी में जो एग्जांपल्स है उसमें सबसे पहला था, फर्स्ट एग्जांपल जिसे आप कह सकते हो, elongated neck and 4 limbs, elongated neck and 4 limbs of giraffe in case of giraffe। तो जिराफ की अगली टांगों के लंबे होने और गर्दन लंबे होने का लॉजिक इन्होंने यही थियरी का एक्सप्लेनेशन दिया। और डिसअपीयरेंस ऑफ द लेग्स इन स्नेक्स, लॉस ऑफ लिम्स, पैरों का गायब हो जाना, डिसयूज का रिजल्ट है ये, लिम्स का लॉस हो जाना इन केस ऑफ स्नेक्स, ऐसा लेमार्क ने कहा। इन्होंने कहा कि पहले सारे के सारे जितने भी जिराफ थे वो छोटी नेक वाले थे, शॉर्ट हाइट वाले हुआ करते थे, शॉर्ट हाइट वाले जिराफ होते थे। लेकिन वो तो तब था जब ग्रास जमीन पे खूब सारी थी, खूब सारी घासें थी, खूब सारी घास थी, तो वहां पे छोटी गर्दन वाले जिराफ सर्वाइव कर जाते थे, शॉर्ट नेक वाले लोग जो थे वो सर्वाइव कर जाते थे। ये देखो, मान लो, ये मान लेते हैं कि जो शॉर्ट नेक वाले लोग हैं, क्या ही बनाया मैंने, खतरनाक गोबर हो गया। ये देखें, कह रहे हैं यहां पे मान लो कि कोई एनिमल है हमारे पास, ये हमने बना लिया कोई एनिमल ग्रुप का मेंबर। इसको बनाने की वैसे कोई जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे मैं आपको टाइम पास करवा देता हूँ, ये बता देता हूँ। ये देखें, मान ले कि ये छोटी हाइट वाला ऑर्गेनिज्म है जो आसानी से इसे खा ले रहा है, आसानी से इसे खा ले रहा है इन घासों को। कह रहे कंपटीशन इतना हुआ, घास खा इन्होंने खत्म कर दी। अब बचा क्या? बचे केवल टॉल ट्रीज। अब बचा कौन? अब बचे केवल टॉल ट्रीज। कौन बचा? केवल टॉल ट्रीज रह गए, केवल रह गए टॉल ट्रीज, बस लंबे ट्री। ये वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? इस तरीके से कह रहे हैं अब इन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को उचकाना शुरू किया। कह रहे हैं इन जिराफ ने अपनी गर्दन को उचकाना शुरू किया, इन्होंने अपनी गर्दन को अब उचकाना शुरू किया और इसी बेसिस पे इनकी अगली टांगें लंबी होती चली गई, अगली टांगें लंबी होती चली गई। कह रहे उस पेड़ पे जो कह रहे इसको खाने के लिए इन्होंने कोशिश करी। कह रहे एक तो टेंडेंसी थी, इंटरनल फोर्स था, छोटे से बड़े होने का एक इंटरनल फोर्स था, नेचुरल फोर्स था एक। दूसरा कह रहे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, ये पूरी घास यहां से खत्म हो गई। कह रहे जमीन पे घास रही नहीं, खत्म हो गई। ये हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट और इसने जन्म दिया आवश्यकता, नई आवश्यकता और नई नीड्स जन्म देती है, डिजायर्स को, और डिजायर्स की वजह से ऑर्गेनिज्म यूज करता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो इसने अपने गर्दन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मोर यूज ऑफ नेक एंड 4 लिम्स, जो इसकी अगली टांगे हैं उस 4 लिम्स का इस्तेमाल इसने बढ़ा दिया। अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ कि इसके नए कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ, गर्दन लंबी हो गई, अगली टांगे लंबी हो गई और इसी चक्कर में ये जो जिराफ थे ये लॉन्ग नेक वाले हो गए। और जब ये लॉन्ग नेक वाले हो गए तो उसके बाद ये सारे कैरेक्टर्स आगे क्या होने लगे? इनहेरिट होने लगे, ये लेमार्क ने कहा। वहीं इन्होंने स्नेक का एग्जांपल दिया जो डिसयूज का एग्जांपल है। कह रहे स्नेक के पास पहले लिम्स हुआ करती थी, स्नेक्स के पास ये 4 पैर होते थे, जैसे हमारे ये 2 हाथ हैं और 2 पैर, वैसे उनके भी 4 लेग्स हुआ करते थे, 4 लिम्स हुआ करती थी। लेकिन हुआ क्या? कह रहे स्नेक को तेज भागने में, शिकार पकड़ने और खुद को बचाने में काफी दिक्कतें आती थी। घास में जब वो तेज भागते थे, दौड़ते थे, उस टाइम पे उनके हाथ जो होते थे उनको लोकोमोशन करे, फास्ट रनिंग में मदद नहीं करते थे, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल कम कर दिया, डिसयूज करना शुरू कर दिया। हाथों का इस्तेमाल कम किया, धीरे धीरे हाथ होने लगे, शॉर्ट होने लगे और फिर डिसअपीयर हो गए। अब उनके पास एक्वायर्ड कैरेक्टर के फॉर्म में क्या आ गया? डिसअपीयरेंस ऑफ द लेग्स, लेग्स गायब, और फिर वही इनहेरिट होने लगा। इसलिए आज के सांप जो होते हैं उनके पास केवल उनके बॉडी में क्या होती है? बस उनकी बॉडी होती है, उनके पास उनके लेग्स नहीं होते, लेकिन लिम्स की बट बनती है। जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो लिम्स की बट बनती है, प्रूव करती है कि उनमें भी लिम्स कभी रही होगी। तो इन्होंने ऐसा कहा कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, कहानी बिल्कुल ऐसी है। लेकिन क्या सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं? इस पे सवाल उठा तो एक एक्सपेरिमेंट किया, वीजमान थियरी का नाम आता है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वीजमान थियरी। एक नाम जुड़ता है वीजमान का, वीजमान थियरी, ऑगस्ट वीजमान की थियरी, जिसे कहते हैं थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, इन्होंने क्या कहा था? सब कुछ कंटिन्यू नहीं रहेगा, केवल जर्म प्लाज्म कंटिन्यू रहेगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट
इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन या एक्सपेरिमेंट बाय कटिंग द टेल ऑफ माइस फॉर 22 जनरेशंस, 22 पीढ़ियों तक, 22 जनरेशंस तक इन्होंने क्या किया, माइस की टेल को कट किया, टेल ऑफ माइस कट किया और देखा कि क्या कभी किसी जनरेशन में इन चूहों से, ये देखो इन्होंने क्या किया, चूहों की पूंछ को शॉर्ट कर दिया, कट कर दिया और इस चूहे की पूंछ, ये कह रहे पूंछ कटा चूहा है, ये पूंछ कटा चूहा है और ये पूंछ कटी चूहिया है, ये पूंछ कटी चूहिया बेचारी, ये दोनों पूंछ कटे चूहे और चूहिया का मैरिज कराया, इनको अलाउ करा कि ये ब्रीड करें और अपने बच्चे पैदा करें। तो जब इन्होंने इन्हें अलाउ करा तो 22 जनरेशन तक इन्होंने देखा कि किसी भी चूहे में ये कैरेक्टर जो पूंछ कटा हुआ कैरेक्टर था वो अपीयर नहीं हुआ। हर जनरेशन में इन बच्चों के पास इनकी पूंछें थी। एवरी जनरेशन हैव दिस टेल्ड माइस, मतलब पूंछ कटा बच्चा कहीं पैदा नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे वीजमान ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी। क्या बताया इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू वीजमान थियरी 2 टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। क्या बताया, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है जिसे कहते हैं सोमैटिक सेल होती है जिसे बॉडी सेल कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल या फिनोटाइपिक कहते हैं, और दूसरी होती है जर्म सेल्स जो स्पर्म या ओवम बनाती है, जो गैमीट का फॉर्मेशन करती है, जो कि जाइगोट बनाने में हेल्प करेगी, जो नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसमिट होती है। तो कह रहे 2 तरह की सेल होती है, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। कैरेक्टर वही जाएगा जो जर्म सेल में जाएगा, ओनली दोज कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड which are present in जर्म प्लाज्म। कहां प्रेजेंट हो बेटा जी, जर्म प्लाज्म में। वो कह रहे बॉडी में 2 तरह का सेल होता है, एक तो जो हमारा बाहर से दिख रहा है, हाथ पैर नाक कान मुंह स्किन कलर हाइट, ये सब जो बाहर से दिखाई दे रहा है, ये सब सोमैटिक सेल्स कही जाती हैं। ये सब सोमैटिक सेल कही जाती हैं, जो हमारी मॉर्फोलॉजिकल सेल्स होती हैं, जो हमारे बॉडी की सेल्स बनाती हैं, वो सब सोमैटिक सेल है। लेकिन वहीं पे एक सेल का ग्रुप है जिसे कह रहे हैं जर्म सेल, जो स्पर्म ओवा बनाती हैं। तो केवल वही कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा जो जर्म सेल्स में या जर्म प्लाज्म में प्रेजेंट होगा, केवल उसी का इनहेरिटेंस होता है। सारे कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते। लेमार्क की थियरी का वो 4th पॉइंट सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनकी थियरी का। उनके हिसाब से पहलवान का बच्चा रेसलर ही होना चाहिए, उनके हिसाब से गोल्ड मेडलिस्ट का बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट ही होना चाहिए, उनके हिसाब से पूंछ कटे चूहे के पूंछ कटे ही बच्चे होने चाहिए। तो ये सारी थियरी उसे अपोज करती है। सबसे ज्यादा अपोजिशन करा था इस वीजमान थियरी ने। अगर कोई पूछे आपसे कि लेमार्किज्म को किसने अपोज किया था, बताओगे वीजमान थियरी, जो कि कहती है थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ओनली जर्म प्लाज्म विल कंटिन्यू, सोमैटिक सेल्स का कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं होता, केवल जर्म सेल्स का या जर्म प्लाज्म का कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है। जो भी कैरेक्टर स्पर्म ओवा के साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, जाइगोट में जाएगा, केवल वही ट्रांसमिट होता है। तो लेमार्क की कहानी यहां पे आकर के फेल हो जाती है। फिर आता है डार्विन का खिला। जैसे कि मैं बताया था, डार्विन का जन्म उसी साल में हुआ था जब लेमार्क की थियरी आई थी। तो डार्विन का जो कहानी है, अगर हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं, डार्विन की थियरी में अगर हम बात करते हैं, डार्विन वाज बोर्न, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वाज बोर्न in 1809 when the Lamarck published his idea in his book Philosophy Zoologique। तो यहां पे आप देखो 1809 वो ईयर जब हिस्टोरियन की बर्थ हुई। डार्विन जो थे इन 1831, मतलब 22 साल की जो एज थी, उस एज में ही went for his voyage, went to explore the flora and fauna, को एक्सप्लोर करने गए। इन 1831 he went to explore the flora fauna of the वर्ल्ड की फ्लोरा और फौना को एक्सप्लोर करने गए थ्रू हिज सी वॉयज के थ्रू ये यात्रा पे निकले। और ये जो समुद्री यात्रा थी एक जहाज में गई थी, एक ब्रिटिश सर्वे शिप था, ये एक ब्रिटिश सर्वे शिप था, जिस शिप का नाम था HMS बीगल। अब कोई SMH लिख दे, HSM लिख दे, कंफ्यूज मत होना, HMS बीगल नाम था इस जहाज का, जिस जहाज से डार्विन यात्रा पर निकले वर्ल्ड वाइड फ्लोरा फाना को एक्सप्लोर करने के लिए, स्टडी करने के लिए। जब वो टाइम जो इनके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, जब ये पहुंचे, व्हेन ही अराइव्ड, डार्विन अराइव्ड इन 1835, ही अराइव्ड एट गैलापागोस आइलैंड। बड़ा ही फेमस है ये गैलापागोस आइलैंड। इसका नाम जो रखा है ये 2 टर्म से मिलकर बना है। गैला का मतलब होता है जाइंट और पैगोस का मतलब होता है, गैला और पैगोस 2 टर्म से मिलकर बना है। गैला मतलब होता है जाइंट और पैगोस का मतलब होता है टॉर्टोइसेस। तो ये कैसा आइलैंड था जिसका नाम रखा गया था जाइंट टॉर्टोइसेस। बहुत बड़े बिग साइज के टॉर्टोइसेस यहां पाए जाते थे, इसी बेस पे इसका नाम रखा था जाइंट गैलापागोस, वेरी बिग साइज टॉर्टोइसेस की वजह से इस आइलैंड का नाम रखा गया था, व्हिच वाज अ ग्रुप ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 22 आइलैंड, जिसमें 14 बड़े और 8 छोटे आइलैंड्स थे। तो जब गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन पहुंचे 1835 में, वहां पे इन्होंने 1 साल बिताया और फिर 1 साल बाद वापस आ गए और इन्होंने अपनी थियरी, अपने कांसेप्ट को इन्होंने, जब मैंने बताया आपको गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन फिंचेस मतलब बर्ड्स की अलग-अलग वैरायटी देखी, वहां पे ओरिजिनल सीड ईटिंग बीटल ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया था, अपने बीक्स के शेप को मॉडिफाई कर लिया था। डार्विन वाज अमेज्ड। डार्विन ने अपनी थियरी को, अपने दिमाग को चलाना शुरू किया और कहा कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा लोगों को कि एवोल्यूशन एक चिड़िया का नाम है, एवोल्यूशन हुआ था और किस तरह से हुआ था, मुझे वहां तक उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद डार्विन ने 20 साल तक स्टडीज की, 20 साल तक इधर उधर से डेटा कलेक्ट करके स्टडीज कर करके इन्होंने अपनी कहानी को एक नया रूप देने की कोशिश की। और जैसा कि आप जानते हो अभी मेंडेलियन वर्क का भी डिस्कवरी नहीं हुआ है, अभी जीन के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है, जेनेटिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, म्यूटेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, अभी क्रोमोसोमल थियरी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अभी तो डार्विन का समय चल रहा था, डार्विन अभी खोज रहे थे जिन चीजों के बारे में, उन्होंने अपनी बातों को कंक्लूड किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। आप लिख सकते हो इसका नाम डार्विनियन थियरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, डार्विनियन थियरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड by the essay on population written by Thomas Rave Malthus
तो माल्थस एक व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी बुक या यूं कह लो अपना एस्से लिखा था। उस एस्से का नाम था प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन। तो एक एस्से लिखा था पॉपुलेशन की ग्रोथ से रिलेटेड, पॉपुलेशन पे स्टडी की थी और इन्होंने बताया था कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन। उन्होंने कहा था पॉपुलेशन असीमित रूप से बढ़ती जाती है, लेकिन उस असीमित रूप से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को नीचे खुद ब खुद कंट्रोल कर लेती है। अचानक से नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, वोल्केनिक इरप्शन आता है, भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है और लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाती है। ऐसा उन्होंने कहा था माल्थस ने। माल्थस ने पॉपुलेशन आबादी पर एक लेख लिखा था और उस लेख को भेजा था हमारे डार्विन साहब ने उसे पढ़ा था उस एस्से को। डार्विन अपनी स्टडी कर रहे थे, उन्होंने इस बुक का रेफरेंस लिया, इस एस्से का रेफरेंस लिया और फिर अपना दिमाग और बढ़ाना शुरू किया और लगाना शुरू किया। एट द सेम टाइम मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने भी सेम कंक्लूजन किया था और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी डार्विन साहब को। अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने एट द सेम टाइम डार्विन को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने भी अपनी कंक्लूजन, डार्विन अपनी थ्योरी को जाकर के एक्सप्लेन करने ही वाले थे, उन्होंने ये चिट्ठी रिसीव हुई। अल्फ्रेड रसेल वेलेस सेम कंक्लूजन इन्होंने भी बताया था। इन्होंने बताया था अपनी थ्योरी को, अपनी एस्से को, हु वर्कड, कहां पर किया था इन्होंने, ये भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हु वर्कड इन मलय आर्कीपेलागो, कहां पे काम किया था इन्होंने, मलय आर्कीपेलागो पे काम किया था इन्होंने, मलय आर्कीपेलागो। तो अल्फ्रेड रसेल वेलेस हु वर्कड इन मलय आर्कीपेलागो, जो आज के टाइम पे इंडोनेशिया है, प्रेजेंट डे अब इसे इंडोनेशिया कहते हैं। इन्होंने डार्विन को अपना एस्से भेजा था और उनके एस्से का नाम था ऑन द टेंडेंसी ऑफ varieties to depart from indefinitely from their original types, तो ये इन्होंने एक लेख लिखा, एक लेटर लिखा और इसमें इन्होंने अपने कंक्लूजन को लिख करके डार्विन भाई साहब को भेज दिया। कहा भैया हमने भी ये सारी चीजें खोज ली हैं, आप अपनी थ्योरी जब एक्सप्लेन करना तो उसमें इनका भी रेफरेंस ले सकते हो, हमने भी सेम कंक्लूजन किया है जो आपने किया होगा। तो डार्विन भाई साहब फाइनली अपने कंक्लूजन को एक्सप्लेन करने वाले थे। उन्होंने इन दोनों चीजों का सहारा लिया। डार्विन की थ्योरी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था माल्थुसियन थ्योरी ने और उसे साथ में डार्विन ने रेफरेंस लिया था मलय आर्कीपेलागो की इस कहानी का भी, जिन्होंने इंडोनेशिया में काम किया था। रसेल वेलेस ने अपनी थ्योरी को ऑन द टेंडेंसी ऑफ वैरायटी टू डिपार्ट इंडेफिनिटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप्स नाम के एस्से में इस टाइटल के थ्रू लिख करके डार्विन को भेजा। अब आई डार्विन की बारी। डार्विन की जो थियरी थी, डार्विनिज्म जिसे हम कहते हैं, इस थियरी में जो सबसे की पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है ये, डार्विनियन थियरी का जो दो की पॉइंट्स कहे जाते हैं, द की पॉइंट्स ऑफ डार्विनियन थियरी, उसमें से एक है नेचुरल सिलेक्शन और एक है ब्रांचिंग डिसेंट। एक है जिसे कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो ये दो की कांसेप्ट्स हैं डार्विनियन थियरी के। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द की कांसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थियरी। तो की कांसेप्ट में ये दो है, ब्रांचिंग डिसेंट मतलब कॉमन एंसेस्टर थे और उन्हीं से एवॉल्व होकर के बने, एक कॉमन पॉइंट से धीरे धीरे ब्रांच करके नई नई वैरायटी बनती चली गई है। और नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचर सेलेक्ट करती है, जो यहाँ सबसे फिट होता है उसको सेलेक्ट करती है। तो डार्विन की थियरी में जो फिटनेस की कहानी है उसको अगर हम पॉइंट वाइज देखें, जो मेजर पॉइंट्स है डार्विन की थियरी में, उसमें आप देखोगे सबसे पहला था डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। एक दूसरा पॉइंट था डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के साथ साथ दूसरा पॉइंट था लिमिटेड फूड एंड स्पेस का। लिमिटेड फूड होता है और लिमिटेड स्पेस होता है, और जब ये सब होता है उस समय ये जनरेट करता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसे कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और डार्विन ने मेनली एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल की बात की थी वो था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, नीट में आया हुआ सवाल भी है। इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल या इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, जो फूड और स्पेस को लेकर के डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है। याद रखें इंटर स्पेसिफिक का मतलब कंपटीशन अमंग द डिफरेंट स्पीशीज मेंबर्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि ऑर्गेनिजम्स में है वेरिएशन। क्या है? ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन है और उस वेरिएशन में जो सबसे फिट है वही हिट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या नाम है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम है। तो यहाँ पे फिटनेस की बात की गई है, याद रखेंगे। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म है, टर्म वाज यूज्ड बाय, टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय, जो पहली बार जिसने यूज किया था इस टर्म को, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का टर्म जो यूज किया था उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले यूज किया था इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटनेस के बारे में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने पहली बार यूज किया था। डार्विन की थियरी में भी उसको यूज किया गया है। और उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट जिसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब यहां डार्विन ने जो कहानी सुनाई है वो कहा है हर ऑर्गेनिज्म, यहां पे हर तरह के लोग हैं, यहां हर तरह के लोग हैं, यहां हर वैरायटी के लोग उपलब्ध है। मतलब आपकी क्लास में भी तरह तरह की वैरायटी के लोग हैं, कोई बिलो एवरेज है, कोई एवरेज है, कोई अबव एवरेज है, हर तरह के लोग हैं दुनिया में। यानी हर तरह के लोगों का कंपटीशन जब होता है, बुरा वक्त जब आता है तब शुरू होता है कंपटीशन। लिमिटेड फूड, लिमिटेड स्पेस, इन्होंने तो फूड स्पेस की बात करी, आप अपने एग्जाम को देख लो। लिमिटेड सीट्स इन मेडिकल कॉलेजेस या जो आईआईटी की तैयारी करते होंगे उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लिमिटेड सीट, कह रहे लिमिटेड सीट इन मेडिकल कॉलेजेस कंपटीशन को बढ़ाता है। कह रहे सब तरह के लोग हैं, पता नहीं चलता कौन क्वालीफाई करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही नीट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्वालीफाइड नॉट क्वालीफाइड, ये रैंक वो रैंक ऐसी रैंक वैसी रैंक, ये सारी रैंक आनी शुरू हो जाती है। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कब होता है? कह रहे जब एग्जाम होता है। मतलब जब एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा किस बात पे डिपेंड करेगा? वो उनकी फिटनेस पे डिपेंड करेगा। कौन कितना फिट है वही सेलेक्ट होगा, जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सेलेक्ट होगा, जिसने हर बात सुनी होगी, जब उसे ट्रेन किया जा रहा होगा, ट्रेनिंग दी जा रही होगी, जब पढ़ाया जा रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर कराए जा रहे होंगे, जिसने उन कंसेप्ट को ध्यान से सुना, समझा और अप्लाई किया होगा सही टाइम सही जगह पे सही क्वेश्चन में, तो वो जो होगा इंसान धीरे धीरे अपने अंदर वो वैरायटी डेवलप की होगी उसने, जिसके अंदर फिटनेस आती गई होगी। मतलब फिटनेस भी एक टाइम के साथ डेवलप होने वाला प्रोसेस है। डार्विन के हिसाब से अगर हम इस थियरी में जाकर के उतर करके देखें तो डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब है फिटनेस इज बेसिकली रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो है किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो रिप्रोडक्टिवली फिट हो, जो अपने लिए ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी छोड़ करके जाएगा वही फिट कहा जाएगा। मतलब फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन अगर हम बात करते हैं, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन भाई साहब के हिसाब से, डार्विन अंकल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस,
ये रिप्रोडक्शन के बेसिस पे होनी चाहिए, हेरिटेबल फिटनेस होनी चाहिए, स्मॉल एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स में, रिप्रोडक्टिव फिटनेस करे धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म ये फिटनेस एक्वायर करता है। जैसे मैंने आपको बताया, टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने धीरे धीरे अपने अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक, वो फीचर डेवलप किए होंगे जो आपको पढ़ाई में मदद करेगा, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। धीरे 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 वो फिटनेस ऑर्गेनिज्म भी अपने अंदर डेवलप करते जाते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब यहाँ पे क्या है? ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब है कि जो हु लीव मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी, हु लीव मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी, इस प्लेनेट पे, इस अर्थ पे जो ज्यादा नंबर में अपनी प्रोजेनी छोड़ जाएगा, जो ज्यादा बच्चे छोड़ जाएगा, वही फिट है डार्विन के हिसाब से। एक ऑर्गेनिज्म 2 फिट बच्चे पैदा करता है और एक ऑर्गेनिज्म 20 बच्चे पैदा करता है। फिट अनफिट बहुत सारे टाइप के, कौन ज्यादा फिट है? जिसने 20 बच्चे पैदा किए। मतलब डार्विन के हिसाब से फिट वो है जो 20 बच्चे पैदा करता है। 2 बच्चे पैदा करने वाले फिट नहीं है डार्विन के अकॉर्डिंग। ध्यान रखेंगे, नंबर मैटर कर रहा है यहाँ पे। तो डार्विन की थ्योरी के सबसे की पॉइंट में पूछा जाएगा तो ब्रांचिंग, डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन, इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसको आप जरूर स्पेसिफाई कर लें अपने लिए, आप लोग अपने लिए इस पॉइंट को जरूर स्पेसिफाई कर लें। ये जो है ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन की कांसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी कहे जाते हैं। तो ये याद रखेंगे। बाकी सारे जनरल पॉइंट्स हैं, इनमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डार्विन की थ्योरी में सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस है ये माल्थस की थ्योरी का। जिराफ को लेकर के डार्विन थ्योरी क्या कहती है? जिराफ को लेकर के डार्विन की थ्योरी कहती है 2 तरह के जिराफ थे। ध्यान से सुनेंगे। पहले प्रिमिटिव कंडीशन में 2 तरह के जिराफ थे, एक लंबी गर्दन वाला था और एक छोटी गर्दन वाला था। एक लंबी गर्दन वाला और एक छोटी गर्दन वाला, 2 तरह के जिराफ थे। दोनों साथ में जिंदा रहते थे, अपने अपने हिसाब से बच्चे पैदा करते थे। मैंने कहा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, इन दोनों की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने अपने बच्चे पैदा करते थे, खूब बच्चे पैदा करते थे। कोई बात नहीं, दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, वेरिएशन है पॉपुलेशन में। लेकिन यार देखो क्या बुरा बताने वाला है, अभी लिमिटेड है फूड, लिमिटेड है स्पेस, खाना तो लिमिटेड है। एक टाइम ऐसा आएगा ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। यार इतना कंपटीशन हो जाएगा कि ओवर ग्रेजिंग ने पूरी जमीन साफ कर दिया, खत्म, जमीन पे खाना खत्म। अब क्या हुआ? कह रहे वो वेरिएशन जो मैंने बताई, वो लंबी गर्दन वो छोटी गर्दन, इन दोनों में जो फिट होगा, कह रहे जो फिट होगा, फिट कौन होगा? जो लंबी गर्दन वाला। कह रहे ऊंचे पेड़, ऊंचे पेड़ है, लंबी गर्दन है, आसानी से आम करके खाना खा लिया। छोटी गर्दन वाले वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, गर्दन उठाए तो भी नहीं पहुंचे, खाना नहीं मिला, मर गए। मतलब वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाए, फिट नहीं थे, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट कर गए। नेचर ने सेलेक्ट कर लिया लंबी गर्दन वालों को। तो वैरायटीज सोसाइटी में पाई जाती हैं, उन वैरायटी में से जो बेस्ट होता है, जो फिटेस्ट होता है, जो रहने लायक होता है, नेचर उसी को सेलेक्ट करती है जो यहां रहने लायक है, जिसमें है दम, उसका नाम है आमची राम, आमची नाम बाजीराव सिंघम। जिसकी जरूरतों में है दम, नहीं, जिसकी जरूरतें हैं कम, जिसकी जरूरतें हैं कम, नाम बाजीराव सिंघम। कह रहे हैं जो फिट है वो हिट है, जो अंदर से फिट वही बाहर से हिट। फिटनेस एंड ये जो फिटनेस है ये कहती है अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिटनेस इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो ध्यान रखेंगे, ये डार्विन की कहानी इतनी सारी बातों से अभी खत्म नहीं होती। वैसे डार्विन को पढ़ते जाए तो डार्विन की बात खत्म नहीं होगी, बहुत सारी बातें बताएं। ये मेजर पॉइंट्स निकाल के लाए। अगली है डिवरीज अंकल की थियरी। डिवरीज साहब, इनकी थियरी को कहते हैं म्यूटेशन थियरी। इनकी थियरी को कहते हैं म्यूटेशन थियरी। इन्होंने जो बताया वो थी म्यूटेशन थियरी। तो ये म्यूटेशन थियरी जो बताई थी ह्यूगो डिवरीज ने, इन्होंने जो वर्क किया था वाइल वर्किंग ऑन द प्लांट, वाइल वर्किंग ऑन प्लांट इवनिंग प्राइम रोज। उस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइम रोज, जिसे कहते थे, इसका साइंटिफिक नेम था इनोथेरा लेमार्कियाना। इनोथेरा लेमार्कियाना। तो यहाँ पे जो प्लांट इन्होंने यूज किया है डिवरीज साहब ने, वो है इवनिंग प्राइम रोज प्लांट, जिसका नाम है इनोथेरा लेमार्कियाना। इस प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें ब्रीडिंग कराई, तो इन्हें जो रिजल्ट्स मिले वो चौंका देने वाले थे। इस थियरी में इन्होंने म्यूटेशन थियरी में क्या बताया? म्यूटेशन थियरी में इन्होंने बताया जो की पॉइंट्स थे इनके, जो म्यूटेशन थियरी के की पॉइंट्स थे, ध्यान से सुनेंगे। म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन को बताया कि म्यूटेशन विच इज बेसिकली, इन्होंने बताया उस म्यूटेशन को डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या बताया इन्होंने? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बताया। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, तो म्यूटेशन विच इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इज अ सडन चेंज, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होने वाला सडन चेंज इन जीनोटाइप कहा जाता है। सडन चेंज, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंज आता है उसे कहते हैं हम म्यूटेशन। अचानक से आने वाला कोई भी चेंज किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक फैक्टर में या जीन में आता है तो उसे कहते हैं म्यूटेशन, जो कि एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, म्यूटेशन जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ये म्यूटेशन एक्ट करता है, म्यूटेशन एक्ट्स लाइक रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है जिसकी मदद से एवोल्यूशन हुआ होगा, एवोल्यूशन का ड्राइविंग फोर्स रहा होगा ये रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। अगर ऑर्गेनिज्म एवॉल्व हुए हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक अकॉर्डिंग टू द म्यूटेशन थियरी वाज म्यूटेशन, जो कि एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने वाला वेरिएशन नहीं है, एकदम से अपीयर होने वाला वेरिएशन है। अपीयर होता है ऑल ऑफ सडन, ऑर्गेनिज्म एकदम से फंक्शनल हो जाता है। ऑल म्यूटेशंस अपीयर, दिस म्यूटेशन अपीयर ऑल ऑफ सडन, एकदम सडन अपीयर होता है, एंड बिकम फंक्शनल एंड बिकम ऑपरेशनल इमीडिएटली। क्या हो जाता है? बिकम्स ऑपरेशनल, जैसे आता है इमीडिएट फंक्शनल हो जाता है, ऑपरेशनल हो जाता है। म्यूटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ये किसी भी डायरेक्शन में म्यूटेशन कैन अकर इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसे हम डायरेक्शन लेस भी कह सकते हैं, डायरेक्शन लेस मैनर भी कह सकते हैं। और सिंगल म्यूटेशन की वजह से ये बहुत बड़ा चेंज कर देता है। म्यूटेशन के लिए टर्म यूज करते हैं, म्यूटेशन इज आल्सो कॉल्ड, म्यूटेशन कैन बी आल्सो कॉल्ड, इसे हम सॉल्टेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आ जाता है बेटा जी, सॉल्टेशन। म्यूटेशन को सॉल्टेशन से भी रिलेट किया गया और बताया गया कि म्यूटेशन कैन बी आल्सो कॉल्ड सॉल्टेशन। सॉल्ट का मतलब यहां नमक से नहीं है, न्यूरॉन्स में आपने पढ़ा होगा सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इंपल्स। सॉल्टेट का मतलब होता है जंप, सॉल्टेटरी कंडक्शन, एक जगह से दूसरी जगह जंप करने वाली इंपल्स आपने पढ़ी थी वहां पे। यहां पे आप लिखोगे सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन, सॉल्टेशन इसका मतलब होता है सिंगल स्टेप में बहुत बड़ा चेंज, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्या होता है बेटा? सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होता है, बहुत बड़ा चेंज होता है। तो ये म्यूटेशन एक ही स्टेप में बहुत मेजर चेंज कर देता है, जो कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, चेंज इन जीनोटाइप होता है, और ये एकदम से ऑपरेशनल हो जाता है जैसे ही अपीयर होता है। ये किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, ये हो सकता है किसी नए कैरेक्टर को डेवलप करे या पुराने कैरेक्टर को डिसअपीयर कर दे। और यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इसको कंपेयर किया जाता है, इसे कंपेयर किया जाता है डार्विनियन वेरिएशन से। म्यूटेशन को हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। अगर हम वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन देखें,
वेरिएशन को अगर कंपेयर करें, वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूं बेटा जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में भी गिवन है। वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन अंकल, वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन कैसी है? स्मॉल वेरिएशन है, स्मॉल वेरिएशन होती है, इन्हें हम ग्रेजुअल चेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ग्रेजुअल चेंजेस कहते हैं, स्मॉल वेरिएशंस कहते हैं। दूसरा हम इसे कहते हैं स्मॉल वेरिएशन के साथ साथ इसे हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। अगर आप डी वरीज की थ्योरी में जाते हो तो यहां पे आपको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन दिखती है, यहां डार्विन की वेरिएशन है वो कंटिन्यूअस वेरिएशन कही जाती है, कंटिन्यूअस वेरिएशन कही जाती है। डार्विन की म्यूटेशन डायरेक्शनल नहीं है, सॉरी यहां पे आप देखो डी वरीज की जो है वो डायरेक्शन वे में है, ऑल डायरेक्शन में हो सकती है, डायरेक्शन लेस होती है। म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इट कैन अकर इन एनी डायरेक्शन, मींस इट इज डायरेक्शनलेस, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर डार्विनियन वेरिएशन की बात करते हैं तो दिस इज डायरेक्शनल वेरिएशन, डायरेक्शनल प्रोसेस है, किसी भी डायरेक्शन में ये नहीं हो रहा, किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है। एंड द वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन इज स्मॉल वेरिएशंस, स्मॉल एक्यूमुलेटेड वेरिएशन। ये क्या बताते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। स्मॉल एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस, ये हैं स्मॉल एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस, जो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहती है और फिर ऑर्गेनिज्म में अपीयर होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये ऑल ऑफ सडन अपीयर होती है, तुरंत फंक्शन हो जाती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होती है, सॉल्टेशन कहते हैं इसको। ये थी डी वरीज की म्यूटेशन, ये थी डी वरीज की वेरिएशन जो कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन थी। डी वरीज जो थे, ह्यूगो डी वरीज, जिन्होंने ये म्यूटेशन थियरी दी थी, ह्यूगो डी वरीज ने 1901 में आकर के ये थियरी दी थी। ही वाज वन ऑफ द रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन वर्क। आपने पढ़ा होगा कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वरीज एंड वॉन शर्माक, इन तीन लोगों ने रीडिस्कवरी करी थी मेंडेलियन वर्क की। तो ये जो हमारी कहानी है डी वरीज की थियरी की, उसमें म्यूटेशन थियरी क्या कहती है और इसे कंपेयर किया गया है डार्विनियन थियरी से। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन तीनों को जरा कंपेयर करके आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। ये थोड़ा लंबा होगा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें मेजर पॉइंट्स को मैं आपको यहां फोकस करके बताऊंगा। देखिए, तो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस, एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से शुरुआत करी गई और बताया गया कि इन अ ट्रू सेंस इट वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेल्युलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। मतलब एवोल्यूशन कब शुरू हुआ होगा? जब लाइफ अपीयर हो गई होगी अर्थ पे, जब लाइफ आ गई उसी दिन से एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, सीधी सीधी बात। अब द एसेंस ऑफ डार्विनियन थियरी, अब कह रहे हैं डार्विनियन थियरी जो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है वो थी नेचुरल सिलेक्शन की। डार्विन की थियरी में सबसे बड़ा पॉइंट था वो नेचुरल, कि नेचर डिसाइड करेगी यहां कौन रहेगा, इस धरती पे कौन रहेगा, ये डिसीजन का हक, ये डिसीजन लेने का हक, अधिकार जो है वो केवल और केवल किसको है? वो केवल है किसको? वो है नेचर को, इसलिए इसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यानी यहां पे आप देखो, कह रहे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स, न्यू वैराइटीज की जो अपीयरेंस है वो किस बात पे डिपेंड करती है? लाइफ साइकिल पे। कह रहे जितना छोटा होगा, स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म, जितना छोटा होगा उसका लाइफ स्पैन उतना ही कम होगा, लेकिन उतना ही ज्यादा वो बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी रखता है। छोटा ऑर्गेनिज्म, कम लाइफ स्पैन, ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे, ज्यादा नंबर ऑफ एरर, ज्यादा नंबर ऑफ चेंजेस, ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएशन होने के चांसेस रहते हैं, ज्यादा म्यूटेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उतना ही फास्ट रेट से वो म्यूटेट करता है, उतना ही फास्ट रेट से वो रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। लाइफ स्पैन कम, जल्दी मर जाएंगे, तो अगर बच्चे नहीं पैदा किए होंगे तो क्या होगा? खलास। तो क्या कहते हैं? माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ द इंडिविजुअल विदिन। माइक्रोब जो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, कोई एक कॉलोनी है ग्रोइंग इन अ गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज द फूड कंपोनेंट। अ चेंज इन मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन। एक बहुत बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसको हमने किसी एक नेचुरल कंडीशन में पहले ग्रो कराया, उसके बाद हमने कंडीशन चेंज करी तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें से मर गए, कुछ सर्वाइव करे, कुछ मर गए। क्या बताता है? उसमें से कुछ ऐसे थे जिनमें वो रेजिस्टेंस की एबिलिटी नहीं थी, चेंज इन एनवायरनमेंट के खिलाफ सर्वाइव करने की एबिलिटी नहीं थी। तो कह रहे इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी के थ्रू हमने क्या बताया? ऑर्गेनिज्म में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के साथ वेरियस पॉपुलेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेजुअली धीरे धीरे स्मॉल एक्यूमुलेटेड वेरिएशन आती रहती है पॉपुलेशन में। दिस वुड हैपन विद इन डेज, क्योंकि रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फास्ट है, इसलिए वो अपने अंदर एडेप्टेबिलिटी या उनके अंदर चेंजेस बहुत फास्ट रेट से आते हैं। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन द फिश, कह रहे किसी बड़े ऑर्गेनिज्म में इस तरह के चेंज होने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं। जितना साइज बड़ा होगा चेंजेस होने में, कह रहे लाइफ स्पैन उतना ही बड़ा है, साइज बड़ा है, लाइफ स्पैन ज्यादा है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली स्लो है, उनमें चेंजेस होने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जिसका स्लो होगा उनमें चांसेस ऑफ म्यूटेशन या चेंजेस या अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर इन द न्यू जनरेशन विल टेक मोर टाइम, जो कि स्मॉल से ज्यादा होगा। अगली कहानी कहते हैं नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। नेचर किसको सेलेक्ट करती है? नेचर फिट को सेलेक्ट करती है। और वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस, डार्विन की फिटनेस कैसी थी? रिप्रोडक्टिव। और जो भी फिट है उसमें वो फिटनेस इनहेरिटेड फीचर होता है, पेरेंट्स से उनमें और उनसे अगली जनरेशन में जाता है। हेंस देयर मस्ट बी द जेनेटिक बेसिस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एंड इवॉल्व। किसी भी ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए जीन्स का बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स का बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडैप्टेड टू सर्वाइव इन अदरवाइज होस्टाइल। कह रहे हैं जिनके पास बेटर एबिलिटी होगी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की, वही सर्वाइव करेगा। तो अडैप्टेशन भी एक तरीके की इनहेरिटेड फीचर होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द की कांसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक कर देता हूं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन बिफोर डार्विन फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क, मैंने कहा लेमार्क की कहानी भी ऐसी ही कुछ है, वो कहानी आपको मैंने बता दी। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की कहानी थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की कहानी यहाँ पे हमने डिस्कस करी है अभी। तो एनसीईआरटी में बहुत सारे पॉइंट घपचिक इधर से उधर मिलाए हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर थियरी मैंने आपको जो बताई है उस थियरी के थ्रू आप चलोगे तो इन सारी लाइनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इस कहानी में भी आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा सब बकवास है, जो मेन पार्ट है मैंने उसको इसमें क्लियर कट मार्क कर दिया है, आप उसको वहीं से वहीं तक समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी सब कह रहे हैं लेमार्क ने ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ हु एन अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स एंड टॉल ट्री टू अडैप्ट एलोंगेशन। गर्दन को उचकाया होगा, लंबा किया होगा, और फिर एज दे पास द एक्वायर्ड कैरेक्टर एलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन, जिराफ स्लोली ओवर ईयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक्स। नोबडी बिलीव दिस थियरी। कह रहे बहुत सारे लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, जर्म प्लान थियरी बीजमान क्या डिस्कार्ड हो गया, हटाओ इनको। Then it is possible that work of Thomas Malthus on population influenced Darwin। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था ना, टीआर माल्थस, थॉमस रे माल्थस, इससे ऑन पॉपुलेशन लिखा, डार्विन ने इसको पढ़ा, डार्विन ने जब उसको पढ़ा उनका दिमाग खुला, एवोल्यूशन की बत्ती जली और डार्विन ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड अपॉन सर्टेन ऑब्जर्वेशन व्हिच आर फैक्चुअल। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लक्चुएशन, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। नोट 2 कह रहे जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी करते हैं। दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते हैं जब तक कि होमोजाइगोटिक ट्विंस ना हो, तब तक या तो क्लोन्स हो या तो वो
ट्विंस हो तो कह रहे हैं उनके अंदर वेरिएशन पाई जाती है. नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड. द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस. क्या कह रहा है ये? कह रहा है अगर हर ऑर्गेनिज्म को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से छोड़ दिया जाए, पॉपुलेशन चैप्टर में बॉटनी में आप पढ़ते हो, कह रहे हैं हर ऑर्गेनिज्म को अगर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से छोड़ दिया जाए तो उसकी ग्रोथ भाई साहब एक्सपोनेंशियल हो जाएगी. कोई लिमिटिंग फैक्टर ना हो तो वो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व शो करेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा. लेकिन कह रहे हैं ये ऐसा नहीं होता. पॉपुलेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर के एक लिमिट पे जाकर के रुक जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. अगर पॉपुलेशन अपना नंबर फिर जाकर के वापस कांस्टेंट पे मेंटेन कर लेती है, ऐसा नहीं होगा कि अनलिमिटेड ग्रोथ करती चली जाएगी. कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर जरूर आ जाता है और वो लिमिटिंग फैक्टर होता है ऑर्गेनिज्म के लिए फूड या स्पेस. इसी कंपटीशन की वजह से ऑर्गेनिज्म फिर से कांस्टेंट हो जाते हैं. माल्थस ने अपनी थ्योरी में यही कहानियां बताई थी कि अगर ऑर्गेनिज्म कितना भी बढ़ जाए, एक टाइम ऐसा आएगा जब फिर से वो बैलेंस हो जाएगा. तो डार्विन ने इन चीजों को पढ़ करके अपनी थ्योरी को कंक्लूड किया कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वक्त बदलता है, किस्मत बदलती है, तो ऐसी सिचुएशन में फिट जो होता है वो अपनी बेबीज अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखता है. वो फिट होता है इसलिए वो कंटिन्यू करता है. नेचर उसी को सेलेक्ट करती है जो फिट होता है. ये सारी कहानी डार्विन की थ्योरी में एक्सप्लेन की जाती है. लास्ट पॉइंट कहता है यहाँ पे द नोवेलिटी एंड ब्रिलियंस इन साइट ऑफ डार्विन वाज दिस, ही असर्टेड दैट वेरिएशन व्हिच आर हेरिटेबल एंड व्हिच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर few will enable only those to reproduce and leave more number of progeny. डार्विन सीधा सीधा यही कहते हैं कि वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ये फैसिलिटी देती है, जो पॉपुलेशन की वेरिएशन है वो ये फैसिलिटी देती है कि ऑर्गेनिजम्स में जो बेटर हो वो आगे कंटिन्यू करे, जो बेटर ना हो वो बदलते एनवायरनमेंट में जो अपने आप को बदल ना सके, जो ढाल ना सके, जो रेजिस्टेंट ना हो, वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाए. तो बेटर का सर्वाइवल, जो बेटर नहीं है, जो फिट नहीं है, उसकी एग्जिट, यही डार्विन की थ्योरी का सबसे मेन आइडिया था, सबसे मेन कंसेप्ट था. लास्ट में कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन जो एनसीईआरटी में लिखा है, कह रहे what is the origin of this variation and how does speciation occur even though Mendel had talked about the factor. अब मेंडल का नाम आना शुरू हो चुका था. डार्विन ने इग्नोर किया था इन चीजों को क्योंकि डार्विन को इन चीजों के बारे में ऐसा कोई आइडिया नहीं था. तो ह्यूगो डी व्रीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन द पॉपुलेशन. इसी को म्यूटेशन कहते हैं. He believed that it is the mutation which causes evolution, not the minor variation that Darwin talked about. डार्विन ने जो बातें करी थी वो कहा था माइनर वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन होती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बहुत बड़े बड़े वेरिएशन होते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं. एवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस प्रोसेस, व्हाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर सो स्मॉल एंड डायरेक्शनल प्रोसेस. एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, बट डी व्रीज ने म्यूटेशन को कहा कि ये ग्रेजुअल नहीं है, ये एक ऐसा स्पीशीज है जिसे हम सॉल्टेशन कहते हैं, और सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन. यार ये सारी थियरीज जब आपस में कंक्लूड हुई, आपस में मिलाई गई, तब जाकर के पूरी कहानी एक्सप्लेन की गई कि भाई एवोल्यूशन जो हुआ था इसमें म्यूटेशन से लेकर के बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो लेमार्क की थियरी, फिर आई डार्विन की थियरी, फिर आई म्यूटेशन थियरी, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही इजी प्रिंसिपल है. हार्डी-वीनबर्ग मैथमेटिशियन और फिजिशियन, फिजिसिस्ट कह सकते हो आप इनको. कह रहे ये बायोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम बायोलॉजी के कंसेप्ट को, एवोल्यूशनरी कंसेप्ट को हम रिलेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली. तो दिस वाज द प्रिंसिपल व्हिच वाज द फर्स्ट मैथमेटिकल आइडिया, द फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फर्स्ट मैथमेटिकल आइडिया ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन को हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और इस मैथमेटिकल आइडिया में, मैथमेटिकल कंसेप्ट में जब एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया गया तो हार्डी और वीनबर्ग का नाम सबसे ऊपर आता है. इन्होंने कहा किसी भी एरिया में एवोल्यूशनरी कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इन एनी एरिया, द एरिया ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया रिमेन्स कांस्टेंट. इन्होंने कहा किसी एरिया की पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है. कांस्टेंट रहती है जनरेशन ओवर जनरेशन या जनरेशन बाय जनरेशन. और कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों, कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा जी नो एवोल्यूशन, जहां एवोल्यूशन नहीं हो रहा. कह रहे नो चेंज नो एवोल्यूशन. किसी भी एरिया में पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो सकता है. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. कोई एरिया में पॉपुलेशन नहीं इवॉल्व कर रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. अगर हम कह रहे हैं कि चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं हो रहा है. इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम में है वो पॉपुलेशन. जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रहती है. कहा है कि इस एरिया की पॉपुलेशन के जीन्स में, एरिया की पॉपुलेशन में वेरिएंट्स जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, कोई वैरायटी नहीं आ रही है. ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्यों नहीं एवोल्यूशन हो रहा होगा? तो याद रखेंगे क्यों नहीं एवोल्यूशन हो रहा है. इन्होंने कहा कि इस एरिया की पॉपुलेशन लार्ज साइज रही होगी, ये लार्ज पॉपुलेशन है, और इनमें नॉन सेलेक्टिव मतलब रैंडम मेटिंग हो रही है. क्या हो रही है? रैंडम, जिसे कहते हैं नॉन सेलेक्टिव मेटिंग. नॉन सेलेक्टिव मेटिंग मतलब यहां मेटिंग के लिए किसी का सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है, अच्छा बुरा जो मिल रहा है उसी में ब्रीडिंग हो रही है. कॉमन एक ग्रुप है, इन लोगों में जैसे 5 तरह के लोग हैं, यानी कोई एक मेंबर है जो ब्रीडिंग कर रहा है, तो वो इससे भी ब्रीड कर रहा है, इससे भी ब्रीड कर रहा है, इससे भी ब्रीड कर रहा है, इससे भी ब्रीड कर रहा है. कोई सिलेक्शन नहीं है कि खाली इससे ब्रीड करना है, बाकियों से ब्रीड नहीं करना. बाकियों से ब्रीड नहीं करेगा तो इनकी वैरायटी खत्म होने लगेगी, जीन में चेंजेस आने लगेंगे. कहीं इनका इंटरेक्शन आपस में ही है और कोई सिलेक्शन नहीं है. नॉन सेलेक्टिव रैंडम मेटिंग हो रही है, और इस नॉन सेलेक्टिव रैंडम मेटिंग के साथ साथ देयर इज नो एनी फॉलोइंग फैक्टर इज अप्लाइड. नो एनी फॉलोइंग फैक्टर इज अप्लाइड. कह रहे किसी भी एरिया में जहां कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, वो लार्ज साइज रैंडम मेटिंग वाली पॉपुलेशन होगी, और उस पॉपुलेशन में कोई भी फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा. इन 5 फैक्टर्स के बारे में बताता है ये हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कि इन 5 में से कोई भी फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा. जैसे पहला फैक्टर जो यहां पे है, पहला फैक्टर है वो है जीन माइग्रेशन. एक है जीन माइग्रेशन जिसे हम रिलेट करते हैं जीन फ्लो से. भी आगे मैं डिस्कस करूंगा, आगे बताऊंगा अभी आपको ये क्या है जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन. दूसरा बताया इन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट. क्या बताया? जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं हो रही है. इन्होंने बताया वहां कोई जीन म्यूटेशन भी नहीं हो रहा है. नो जीन म्यूटेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. वहां जीन का कोई रिकॉम्बिनेशन भी नहीं हो रहा. नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. एंड डार्विन ने जो बताई थी कहानी, नो नेचुरल सिलेक्शन. तो सीधी सीधी कहानी है, सीधी सीधी बात है. आपको इस जबानी समझ लेना है, इस कहानी में समझ लेना है कि जब भी किसी एरिया में
जब भी किसी एरिया में इनमें से कोई भी फैक्टर अप्लाई नहीं किया जा रहा है, नॉट अप्लाइड, एनी ऑफ द फैक्टर इज नॉट अप्लाइड, इन फॉलोइंग फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर अप्लाई नहीं किया गया, ना तो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो हो रहा है, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है, ना जीन म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन, ना ही नेचुरल सिलेक्शन, यानी इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा। और पॉपुलेशन का साइज एकदम से बड़ा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो छोटे मोटे चेंज पता ही नहीं चल रहे। और दूसरा रैंडम मीटिंग हो रही है, नॉन सेलेक्टिव कोई सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं। और ऐसे में एक इक्वेशनल इन्होंने इक्वेशन के थ्रू बताया, इन्होंने कहा किसी एरिया में अगर हम कहें तो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील वाले इंडिविजुअल, होमोजाइगस एलील, जैसे मान लो हम कहें किसी एक कैरेक्टर को लेकर के होमोजाइगस कोई डोमिनेंट एलील वाली पॉपुलेशन है, ध्यान से सुनेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील वाली पॉपुलेशन है, और एक है जिसके पास है होमोजाइगस रेसेसिव एलील वाले पॉपुलेशन, रिसेसिव एलील वाले लोग हैं। तो एक है होमोजाइगस डोमिनेंट, एक है होमोजाइगस रिसेसिव। क्या ये डोमिनेंट और रिसेसिव वाले मेंबर्स जो होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव वाले जो मेंबर्स होते हैं, अगर आप इनको देखोगे तो इस होमोजाइगस डोमिनेंट वाले एलील्स में मान लो हमने लिखा कैपिटल ए, हमने लिखा इसको स्मॉल ए, ये है इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल, ये डिप्लॉयड फॉर्म है ना बेटा जिसका, ये है 2n, इसे कहते हैं डिप्लॉयड, इसे भी कहते हैं, ये जो 2 डबल दिखाई दे रहा है, दोनों एलील का पेयर दिखाई दे रहा है, इसे भी कहते हैं डिप्लॉयड। ये भी है 2n, ये भी है 2n, मतलब ये इंडिविजुअल का अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एलीलिक पेयर है ये। तो अगर इस एलीलिक पेयर का हैप्लॉयड फॉर्म देखोगे, जो इसके जीन में, जो इसके सीमेन में, स्पर्म में या गैमीट्स में देखने को मिलेगा, अगर आप हैप्लॉयड इसके गैमीट्स की बात करते हो तो हैप्लॉयड गैमीट्स में ये n होगा, और n को हम इसके आधे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a। तो अगर आपसे कहा जाए एलील जो होमोजाइगस रिसेसिव या डोमिनेंट एलील में से एक एलील है, सिंगल एलील ए है, और उसका दूसरा हैप्लॉयड जो फॉर्म है बेटा जी, उसका दूसरा हैप्लॉयड फॉर्म है वो है स्मॉल ए जो हैप्लॉयड है। तो एलीलिक पेयर में से एक एलील ये है, एलीलिक पेयर में से एक एलील ये है जो आधा स्पर्म के अंदर क्या हो जाता है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान आधे हो जाते हैं भाई क्रोमोसोम के नंबर। वैसे ही हम मान लेते हैं एलील भी हाफ हो गया, मतलब ये गैमेट की बात हो रही है, मतलब ये इंडिविजुअल एलील की बात हो रही है। तो अगर सपोज करो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील विद ए जीनोटाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, ये देखो मैथ्स में आ चुके हैं हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील विद स्मॉल ए जीनोटाइप। जैसे कौन कॉइन ले लो, एक तो सिक्का ले लो और उसको ऐसे उछालो हवा में जब उछालोगे सिक्का को, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि उस हेड या टेल को देखा जाए, तो एक बार हमने टॉस किया तो या तो हेड होगा या टेल होगा ना, यही होगा ना। 2 बार कॉइन टॉस करो, 3 बार कॉइन टॉस करो, 4 बार टॉस करो, 5 बार टॉस करो, तो 5 बार में से अगर पांचों बार हेड आया है, तो प्रोबेबिलिटी जो पांचों बार जो हेड आई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। हेड आने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी। यार टॉस करोगे, सिक्का उछालोगे, बार बार हेड आ रहा है तो डाउट भी क्रिएट होगा, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों साइड में हेड ही हो। क्या वो सिक्का हमें डाउट क्रिएट करने पर मजबूर कर रहा है, तो वो जो सिक्का है, वो जो कॉइन है, वो कॉइन जो है वो हमें मजबूर कर रहा है डाउट में। लेकिन अगर 3 बार हेड आए, 2 बार टेल आए, तो हमें कोई डाउट नहीं होगा, हमें लगेगा सिक्का सही है, कॉइन सही है, फ्रीक्वेंसी हेड की ज्यादा हो रही है, बस यही तो हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हेड की ज्यादा हो रही है टेल की तुलना में, बस यही पॉइंट है। तो हम समझ रहे हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब चांस ऑफ अपीयरेंस, कितनी बार अपीयर हो रहा है, कितनी बार स्मॉल ए आ रहा है, कितनी बार कैपिटल ए आ रहा है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकल टर्म में, अगर हम कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकल टर्म में p लिखें और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को q लिखें, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी, और कह रहे हैं पॉपुलेशन में जब तक कोई चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन कांस्टेंट बनी रहेगी, तो पॉपुलेशन जब तक कांस्टेंट बनी रहेगी तो p + q = 1, ये कह रहा है ये इक्विलिब्रियम हमेशा 1 ही होगा। जिसमें से प्रोबेबिलिटी, अगर आप टॉस एक बार कॉइन को टॉस करते हो तो एक बार जितनी प्रोबेबिलिटी उस हेड की है 0.5, तो टेल की भी तो 0.5 ही होगी। एक लेडी प्रेग्नेंट है, लड़का होगा या लड़की होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लड़का होगा 0.5, लड़की होगी 0.5, 50% ही चांस होते हैं। उसी तरीके से यहां देखो, किसी पॉपुलेशन में जब तक कोई चेंज नहीं हो रहा, जब तक कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा, तब तक वो पॉपुलेशन अपने जनरेशन बाई जनरेशन उस एरिया की पॉपुलेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम बनाती है। तो वो p 0.5, 50% चांस p का, 50% चांस q का, इन दोनों का सम टोटल कर दो, 0.5 + 0.5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0.5 + 0.5 = 1 हो जाएगा। और जब आप इस p + q का दोनों साइड का स्क्वायर भी कर देते हो, तो मैथमेटिकल टर्म्स में दोनों तरफ स्क्वायर की वैल्यू भी 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है। लेकिन ये p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं p स्क्वायर + q स्क्वायर + 2pq = 1, मतलब इस तरह की इक्वेशन भी बना सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा कांसेप्ट कह रहा है कि देयर इज नो एवोल्यूशन। ये पूरा इक्वेशन जब तक रहेगा ऐसा, जब तक इक्वेशन ऐसी रहेगी, जब तक p + q ऐसा रहेगा, उसका मतलब रहेगा देयर इज नो एवोल्यूशन। इसी को कहते हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। There is no change in population if the population size is big. If the population size is big, large size population है, random mating कर रही है और इनमें से कोई फैक्टर अप्लाई नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर यही जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, अगर यही जस्ट अपोजिट कर दिया जाए बाबू, अगर यही जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, जैसे मतलब कह रहे हैं कि if in small sized population हो जाए एंड मेटिंग सेलेक्टिव हो जाए, कैसी हो जाए बाबू, सेलेक्टिव, इसे कहते हैं नॉन रैंडम मेटिंग हो जाए। क्या हो जाए, नॉन रैंडम मेटिंग हो जाए। पहचान के मेटिंग हो रही है, खाली सुंदर सुशील से शादी हो रही है बस, और किसी से नहीं हो रही। कह रहे बाकी के कहां जाएंगे, अगर सबकी शादी शाहरुख खान से होने लगी तो बाकी के एक्टर्स कहां जाएंगे भाई साहब। तो कह रहे ऐसे में क्या होगा, सेलेक्टिव मेटिंग अगर होने लगेगी तो ऐसे में क्या होगा, एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अप्लाइड। क्या हो जाए, फैक्टर इज अप्लाइड, एक हो या एक से ज्यादा भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे एनी ऑफ द फैक्टर इज अप्लाइड, जैसे कि देयर मस्ट बी, कह रहे वहां पे जीन का माइग्रेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, जीन का माइग्रेशन भी हो रहा है, वहां पे जीन माइग्रेशन भी हो रहा है, वहां पे जीन का
जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो रहा है, वहां पे जीन का म्यूटेशन भी हो रहा है, जीन म्यूट भी कर रहा है, और इसके साथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, और लास्ट में यहां पे नेचुरल सिलेक्शन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? नेचुरल सिलेक्शन भी हो रहा है। इनमें से कोई भी अप्लाई कर दो, एक साथ सारे अप्लाई कर दो, लेकिन अगर इन सबको अप्लाई कर दिया या एक अकेले को कर दिया तो सीधी सीधी कहानी याद रखेंगे, सीधी सीधी बात याद रखेंगे, सीधा सीधा कंसेप्ट याद रखेंगे, P प्लस Q अब क्या होगा? अब 1 के बराबर नहीं रह जाएगा, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर 1 के बराबर नहीं रह जाएगा, मतलब अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। और जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब ये शो करता है पॉपुलेशन में P और Q वेरिएंट्स में आने वाली चेंजेस को, दिस लीड्स टू एवोल्यूशन, यही लीड करता है एवोल्यूशन में। जहां पे मैंने आपको बताया अभी कि जो P है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, केवल एलील की बात हो रही है, एलील A की। अगर A की एलील की फ्रीक्वेंसी P है तो P स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ P स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ A और A, इस एलीलिक पेयर की फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे हम होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल कहते हैं। मतलब डिप्लॉयड की फ्रीक्वेंसी, हैप्लॉयड की फ्रीक्वेंसी P है, डिप्लॉयड की क्या हो जाएगी? P स्क्वायर हो जाएगी। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल क्या कहेंगे इसको? होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल कहेंगे। और बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करोगे आप यहाँ पे Q वाले को भी अप्लाई करोगे। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओनली वन एलील A ओनली, और वहां पे Q स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे Q स्क्वायर से हो जाएगी। और 2 इंटू P इंटू Q का मतलब इसमें आधा P भी है आधा Q भी है, जो ये हमें बताता है कि ये है हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल्स। हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल्स कौन है ये? हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल्स। तो ये हो जाती है कहानी आपके हार्डी विनबर्ग के प्रोसेस और उससे रिलेटेड कांसेप्ट की। उससे डेफिनेशंस इनकी अलग अलग हमें पढ़नी है। अभी मैं डेफिनेशन अलग से बताऊंगा, अभी आपको बेसिक चीज बताइए कि हार्डी एंड विनबर्ग का अपना कंक्लूजन क्या था। कह रहे वो कि पॉपुलेशन में चेंज नहीं आएगा, अगर इनमें से कोई फैक्टर अप्लाई ना हो तो। पॉपुलेशन में चेंज आ जाएगा अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर अप्लाई कर दिया जाए, स्मॉल पॉपुलेशन में अप्लाई कर दिया जाए, सेलेक्टिव मेटिंग के साथ अप्लाई कर दिया जाए, तो पॉपुलेशन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। केवल वही पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही होगी जिसमें इनमें से कोई भी फीचर अप्लाई होंगे, अदरवाइज वो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रही होगी। सीधी सीधी बातें हैं, सीधी सीधी कहानी है, कोई ना इधर ना उधर, सीधा कंसेप्ट है, सीधी क्लास है, सीधी बात है। आप इसको पढ़ो, इसको देखो किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। एक बार रीडिंग करो एनसीईआरटी से, चाहे वो थियरी वाला पार्ट हो, डार्विन का, लेमार्क की कुछ बातें हो, या फिर माल्थस की थियरी हो, या फिर डिवरीज की कहानी हो, और फिर हार्डी विनबर्ग। एक बार पढ़ो एनसीईआरटी से, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, मिलेंगे पहले कुछ सवालों के साथ, सवाल करके जाएंगे। आज की छुट्टी करेंगे क्योंकि हो चुका है आज का आपका खेला। प्लेसेंटल वुल्फ और तस्मैनियन वुल्फ, ये दोनों अलग अलग अडैप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल हैं, और जब दो अडैप्टिव रेडिएशन को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है तो उसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर बनाएंगे 3। ये दो अलग अलग अडैप्टिव रेडिएशन को कंपेयर किया है, तो ये किसके एग्जांपल होंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसको आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। सेलेक्ट द करेक्ट वन पूछा है। डार्विन की वेरिएशन छोटी है और डायरेक्शनल होती है, ये रॉन्ग है, डायरेक्शनलेस नहीं है। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल, रॉन्ग है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेटिंग सेलेक्टेड बाय द नेचर, बिल्कुल सही एनसीईआरटी की लाइन। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट व्हेल्स एंड कैमल्स हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है इन जनरल अगर देखें तो नहीं, ये भी गलत है। नॉर्मली मैमल्स में 7 होती है, कुछ एक्सेप्शन है, कैमल में नहीं। कैमल के अलावा कुछ है, जैसे सी काऊ होते हैं या कुछ और। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की वैसे कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे, इसको बहुत ही आसान सवाल है। आंसर नंबर 3 ही करेक्ट बनेगा, बेटर बनेगा। की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी हमने पढ़ा है, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, बस यही 2 की कंसेप्ट्स हैं। तो फोर्थ ऑप्शन बेस्ट बनेगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। When more than one adaptive radiations appear to have occurred in the isolated geographical area, हमने डिस्कस किया हुआ है बार-बार कि जब 2 या उससे ज्यादा adaptive radiation हो रहे हो तो उसे हम कंपेयर करके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह सकते हैं, बिल्कुल करेक्टली। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बोला है म्यूटेशन रैंडम होती है, डायरेक्शनल होती है, ठीक बात है। ये तो भाई सेम क्वेश्चन आई थिंक हो गया, इस क्वेश्चन को यहां से एग्जिट कर देंगे, इसको यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ है। तो इसी के साथ आज का खेला होता है बच्चों समाप्त। एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग जरूर करें, एक बार ढंग से आप पढ़ लें, क्या कहा है लेमार्क अंकल ने, क्या कहा है डार्विन भाई साहब ने, डी वरीज ने क्या कहा है, डी वरीज की थियरी पढ़े, और एक बार हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ लें। एक बार एनसीईआरटी को ढंग से पढ़े, उसके पन्नों को पढ़े, उसके बाद हम बाद में अगली बात हम करेंगे एनसीईआरटी की लाइनों से, डेफिनेशंस की बात करेंगे, वो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड ऑल है, और उसके बाद हम फाइनली अगले लास्ट पार्ट पे चलेंगे, जब हम ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन कब कौन इवॉल्व हुआ तो उसकी एक लिस्ट पढ़ेंगे, और फिर ह्यूमन एवोल्यूशन का फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। तो आप एक बार थियरी पढ़ लें, ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें और डीपीपी लगा लें। क्लास नोट्स आपके काम आएगी, इसलिए एक रीडिंग जरूर लगाएं इसकी, क्योंकि थियरेटिकल पार्ट सीक्वेंस में समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस क्लास नोट्स को देखें। तो लेते हैं विदा, आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, और कोशिश करेंगे कि मेजर पार्ट इस चैप्टर का फिनिश कर दिया जाए। तो पढ़ते रहें, अपना खूब ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, खूब मस्त रहें। थैंक यू सो मच, लव यू।